हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जो 11th एनसीईआरटी का लास्ट यूनिट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस चैप्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि हमें कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एनर्जी की, हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी हम कहां से लेते हैं, कहां से हमको मिलती है? तो वो हमें मिलती है फूड से। कहां से मिलती है बच्चे? फूड से। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। तो हमें अगर हम कहें कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फूड है। तो हम कह सकते हैं कि फूड इज द बेसिक requirement. Food is the basic requirement of all living organism. ये क्या है बच्चों? फूड क्या है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जिसे फूड से हमें क्या मिल रहा है? बेसिक रिक्वायरमेंट में हमें क्या चीज मिल रही है इस फूड से? मेनली अगर हम बात करें तो हमें मिल रही है क्या? एनर्जी। एनर्जी मिल रही है। ठीक बच्चों, अब हो सकता है फूड हम लोग कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले रहे हूं, हो सकता है फूड हम प्रोटीन के फॉर्म में ले रहे हूं, हो सकता है फूड हम फैट के फॉर्म में ले रहे हूं, उसके कई सारे ऑर्गन जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब के फॉर्म में ले रहे हो फूड। तो हम फूड के कई सारे कंपोनेंट जानते हैं। फूड के कंपोनेंट होते हैं, फूड के कंपोनेंट है कौन कौन से? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या करता है? गिव्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा फैट, ये भी क्या करता है? गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन के बारे में आते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है बच्चे? इसे हम लोग जानते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। ये हमारी बॉडी को बनाता है। बॉडी को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर करता है टिश्यू को। ग्रोथ करवाता है और टिश्यू को रिपेयर भी करता है। कौन करता है? प्रोटीन। और इसे आप और एक नाम से बोल सकते हो, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन है? प्रोटीन है। अब इसके आगे और एक कंपोनेंट है जिसका नाम है विटामिन्स एंड लास्ट मिनरल्स। ये आपके होते हैं। तो इन तीनों को हम लोग बच्चे बोलते हैं मेजर कंपोनेंट हैं। मेजर कंपोनेंट है ये। इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बॉडी को। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत अधिक होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और विटामिन और मिनरल्स ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं और ये माइनर कंपोनेंट में आते हैं। माइनर कंपोनेंट में आते हैं बच्चे। माइनर कंपोनेंट में आते हैं। तो विटामिन मिनरल मेटाबॉलिक रेगुलेटर हो गए, ये माइनर कंपोनेंट में आए।
अब हम आगे बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बोल रहा है, ये एनर्जी देगा। फैट क्या कर रहा है, ये भी एनर्जी देगा। प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है, ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करता है टिश्यू को। और विटामिन और मिनरल ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, ये माइनर कंपोनेंट में आते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनमें हेल्प करता है विटामिन एंड मिनरल्स। अगर ये दोनों हमको हमारे शरीर में ना प्रोवाइड कराए जाएं, बाहर से ना लिए जाएं, कुछ विटामिन अंदर बनते हैं तो ये अगर प्रोड्यूस ना हो तो हमारी बॉडी बैड इफेक्ट डालती है, डिजीज हमारे शरीर पर ज़्यादा हावी होने लगेगी, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी, इम्यूनिटी हमारी क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। अब बच्चे हम इसके आगे और चलते हैं और कुछ बातें सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड है, हम ये कह सकते हैं बच्चे, अच्छा जो फूड है उसको एज इट इज हम लोग ले नहीं सकते, या हम कह सकते हैं इससे एनर्जी डायरेक्ट हमको नहीं मिल पाती है फूड से। तो इस फूड को, इस बायोमैक्रोमॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से भी और केमिकल प्रोसेस से भी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे अगर हमने फूड लिया है तो फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल है, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल है। ये क्या है, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल, या हम इसे क्या बोलते हैं, ये पॉलीमर भी होता है, पॉलीमर्स। इस बायोमैक्रोमॉलिक्यूल से हम लोग मोनोमर, इस बायोमैक्रोमॉलिक्यूल को हम चेंज करेंगे किसमें, मोनोमर्स में। किसमें चेंज करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइजेशन। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ बायोमैक्रोमॉलिक्यूल टू मोनोमर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ बायोमैक्रोमॉलिक्यूल टू मोनोमर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में ये होता है कि बायोमैक्रोमॉलिक्यूल से हम लोग चेंज करते हैं मोनोमर में। ठीक है, अच्छा ये बायोमैक्रोमॉलिक्यूल क्या कैसे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, डू नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन दिस फॉर्म में ऐसे बायोमैक्रोमॉलिक्यूल ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। मोनोमर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक बच्चे, ये बात हो गई हमारी यहां तक। ठीक, तो हमने क्या बताया कि बायोमैक्रोमॉलिक्यूल से मोनोमर में चेंज करने की प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। और किसके हेल्प में हो रहा है ये, एंजाइम की। तो हम लोग अब ये कह सकते हैं जो हमारा ये डाइजेशन है ये भी 2 टाइप का होता है। तो हम एक को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, और एक होता है केमिकल प्रोसेस। एक मैकेनिकल प्रोसेस है और एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो आगे चल के हम लोग मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आइए इसको हम हटा देते हैं और इसके आगे हम लोग चलते हैं और सीखते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीजें। तो हम लोग अगर हम बात करें
डाइजेशन की, तो हमने क्या बताया कि डाइजेशन में दो प्रोसेस होती हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस और एक होती है केमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, मैकेनिकल प्रोसेस में आप लोग क्या देखते हो, मैकेनिकल प्रोसेस जो होती है इसमें हेल्प करती है हमारे टीथ, हमारी टंग, ये मैकेनिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस किसके द्वारा प्रोसीड होती है, तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। तो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस with the mechanical process proceed with the help of tongue and teeth। ठीक है, तो ये मैकेनिकल का प्रोसेस किसके द्वारा होता है, टंग के द्वारा और टीथ के द्वारा। अब केमिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। केमिकल प्रोसेस जो होती हैं इसमें हेल्प करता है, ये केमिकल प्रोसेस किसके द्वारा चलती है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ढेरों सारे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल प्रोसेस वहां से प्रोसीड होती है आगे। ये सारी बातें हम लोग सीख गए। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ एंजाइम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन से फैट को, कौन से प्रोटीन को, कौन से न्यूक्लिक एसिड को। तो हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आगे, तो इसको हम हटा देते हैं बच्चे, और इसमें हम लोग चलते हैं आगे बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि फूड के कंपोनेंट हमने पढ़ाए, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट को अब ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आ जाएंगे, सभी बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आएंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आ जाएंगे। इधर जो हम चेंज करेंगे वो मोनोमर्स में, मोनोमर में। तो कार्बोहाइड्रेट को विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम से चेंज किया जाता है किसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और ये एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है, और किसमें, मोनोमर में चेंज करता है। जो मोनोमर कौन कौन से हैं आपके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब आ जाते हैं इसके आगे, ये एक और होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग बात करेंगे फैट के। तो फैट जो होता है इसमें एंजाइम लगता है लाइपेज नाम का, और लाइपेज जो है इसमें फैट में उपस्थित होते हैं ईस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, उनको ब्रेक करता है। तो ब्रेक्स द ईस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा और फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड प्लस गिल्सिरॉल में। अच्छा बच्चे, एक बार ये भी पूछा गया कि एक फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो कितने फैटी एसिड मिलते हैं, 3 मोल फैटी एसिड और 1 मोल आपके गिल्सिरॉल, ये याद रखिएगा। इसके आगे और चलेंगे तो प्रोटीन आएगा। प्रोटीन को पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम,
पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम तोड़ता है और किस बांड को तोड़ेगा? ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा और किसमें तोड़ देगा? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो मतलब प्रोटीन, पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करेगा और किसमें तोड़ देगा? अमीनो एसिड में। ये सभी क्या है? ये मोनोमर में चल रहे हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम आता है। क्या आता है? न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक, इसमें दो बॉन्ड होते हैं, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और किसको ब्रेक करेगा? एंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड को ये तोड़ता है और न्यूक्लिक एसिड को चेंज कर देगा नाइट्रोजनस बेस में, प्लस शुगर में और प्लस आपके फास्फोरिक एसिड में, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसे। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के मोनोमर में चेंज किया जाता है, कैसे फैट को, कैसे प्रोटीन को, कैसे न्यूक्लिक एसिड को चेंज किया जाता है। तो हम लोग बच्चे ये सारी चीजें सीख गए कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। ओके, तो हम लोग ये बातें सीख गए। अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चे एक दो बातें और हैं। हम कहें कि मैन जो होता है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब होता है फूड को वो पूरी तरह क्या करता है? इनटेक करता है। फूड को पूरी तरह से वो क्या करता है? इनटेक करता है। डाइजेशन दो प्रकार के भी होते हैं। एक को बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक को बोला जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है बच्चे, उसके लिए प्रॉपर आपकी एक कैनाल होती है, जैसे हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, एक कैविटी हो सकती है, कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहां पर प्रॉपरली फूड का डाइजेशन होता है। उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर वाला हिस्सा, सेल से बाहर कुछ ऐसे भगवान ने अरेंजमेंट किए हैं, जैसे हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल बना दी, उसमें डाइजेशन होता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है बच्चे, जैसे इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इन सब में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक ही सेल में होता है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेल में जो डाइजेशन हो उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। उसमें कोई भी कैविटी की जरूरत नहीं, किसी भी एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं, किसी भी कैनाल की जरूरत नहीं होती है। उसमें एक ही सेल में डाइजेशन भी होता है। एक ही मतलब हम कह सकते हैं डाइजेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन है, जैसे सबसे पहले डाइजेशन में जो स्टेप चलता है उसमें सबसे पहला आता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर उसके बाद आता है इजेक्शन। ये 5 टाइप के प्रोसेस चलते रहते हैं किसी भी भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस अगर एक ही सेल में हो जाए तो उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग बात करने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बच्चों
दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कह सकते हैं दो लोगों की जरूरत होती है प्रॉपर तरीके से। एक तो हमने अभी जस्ट बताया कि एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ऐसे